और इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी में बीजेपी टिकट को लेकर जबरदस्त वहां मारामारी दिखाई दे रही है। रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा है। रीता बहुगुणा जोशी ये कह रही हैं कि पार्टी अगर उनके बेटे को टिकट देती है तो वो सांसद की सदस्यता छोड़ देंगी अगर टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि पार्टी ने एक परिवार से एक टिकट की शर्त रखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी। रीता जी, आज आपने धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात की है। ये कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रही हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं गई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी सेक्टोरली सब नेताओं से बात कर रहे हैं कि जो चुनाव कैंपेन है और जो अब टिकट बंट रहे हैं तो उसमें कैसे उस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। तो मेरा जो मंडल है लखनऊ इलाहाबाद मंडल, और मुझको इधर बीच में भेजा गया था गोरखपुर मऊ, तो ये वाज टेकिंग अ फीडबैक। तो कोई चर्चा मेरे बेटे की सीट के बारे में नहीं हुई। लेकिन आपकी अगर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपके बेटे खुद से टिकट भी मांग रहे हैं और आपने कहा है कि अगर आप उनको टिकट दें, परिवार में जैसे पार्टी ने कहा एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगी, तो आपने उसके लिए कहा है पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को, कि देखिए अगर उनको आप टिकट देते हैं तो मैं सांसदी से रिजाइन कर दूंगी, लेकिन मैं 24 का चुनाव नहीं लड़ने जा रही। नहीं, देखिए वो 12 साल से वहां काम कर रहे हैं और बहुत ह्यूजली पॉपुलर है उस क्षेत्र में। तो ये बात सच है कि इट इज हिज राइट टू आस्क फॉर ए नॉमिनेशन। उनका अधिकार बनता है, उन्होंने सीट मांगी है। अभी तो पार्टी तय करेगी कि देना कि नहीं देना। हाँ, जब मैंने परसों ये देखा कि परिवार पे विषय आ रहा है तो मैंने तो पहले भी कहा था कि 2000 मैं अब चुनाव से आप ही के आज तक के लखनऊ के कॉन्क्लेव में मैंने बोला था कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। पर जब ये विषय आया तो मैंने कहा कि अगर ऐसे ही है तो मैं अभी भी रिजाइन कर सकती हूँ। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट चुन लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि भगवंत मान आपके सीएम उम्मीदवार होंगे। आपने सीएम के नाम के लिए रायशुमारी कराई थी। इसमें करीब 21 लाख लोगों ने अपनी पसंद का नाम भेजा। सर्वे में 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान को अपनी पहली पसंद बताया। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है, ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें। और सीधे आपको ले चलेंगे, इस वक्त अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बड़े पैमाने पे हुआ है, जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नहीं, औचित्य ये है कि हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में। डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कैंपेन में जो आप अपना मुद्दा है वो लेकर के जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा, लेकिन जब तक नियम वही हैं, नियम जब पुराने हैं, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं, अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए जरूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम जरूरी है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए, रोक रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। नहीं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है, घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हैं और बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। देखिए जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिलाधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं।
आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहाँ बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला हैं और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए। ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे। आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने। सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को, और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को ये पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, 26 जनवरी पर आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, छोटा माइक्रो एयरक्राफ्ट, एयर बलून पर पाबंदी लगाई है और ये पाबंदी 20 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगी। तो ये पाबंदी लगाई गई है 20 जनवरी से 15 फरवरी तक। दिल्ली में ये सारे पाबंदियां, ना आप ड्रोन उड़ा सकते हैं ना बलून। तो इस तरीके के गाइडलाइंस भी यहां पर जारी किए गए हैं। दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, छोटा माइक्रो एयरक्राफ्ट या एयर बैलून, इस पर पाबंदी रहेगी 20 जनवरी से 15 फरवरी तक। और ये अलर्ट ऐसे वक्त सामने आया जब दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी ब्लास्ट की साजिश नाकाम हुई। महज 3 दिन उसको बीते हैं और इस साजिश का टेरर लिंक सामने आया है। आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने गाजीपुर में बम प्लांट करने का जिम्मा लिया है। ये 14 जनवरी की तस्वीर है जब दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी के पास मिले बम को डिफ्यूज किया गया था। अरसे बाद दिल्ली में इस तरह की तस्वीर और इस तरह की साजिश सामने आई थी जब आतंकी संगठनों ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। तस्वीरें देखिए, उस दिन जब संदिग्ध बैग मिला तो कैसा हड़कंप मचा था। दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। फल मंडी इलाका, जहां पे सुबह 10:30 बजे दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि यहां पर एक लावारिस बैग मिला है और उस बैग में कुछ संदिग्ध चीज है जो कोई विस्फोटक हो सकता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीमें, स्पेशल सेल की टीमें यहां मौजूद हैं। उसके अलावा एनएसजी की टीम यहां मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पे मौजूद है और उस बैग की बाकायदा जांच की जा रही है। बहरहाल साजिश नाकाम हो गई और बम तो कामयाबी से निष्क्रिय कर दिया गया। ये बम उस जगह रखा गया जहां जबरदस्त भीड़ भाड़ रहती है, यानी कि नुकसान ज्यादा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आप अंदाजा लगाइए, जिस ब्लास्ट से दूर तक आवाज गूंजी डिफ्यूज करने के दौरान, अगर वो ब्लास्ट गेट पर होता तो आलम क्या होता। आतंकी साजिश नाकाम होने के 3 दिन बाद खुलासा हुआ है कि ये साजिश अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने रची थी। एमडीएच ने टेलीग्राम पर इस साजिश की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास एमजीएच के दावे की कॉपी मौजूद है। आतंकी संगठन एमजीएच ने अपने लेटर में कहा है, मुजाहिदीन गजवात हिंद के आतंकियों ने ही 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, जो किसी तकनीकी वजहों से वक्त पर नहीं फटा। आतंकी संगठन ने कहा है कि ऐसे हमले की कोशिश फिर होगी और अगली बार तकनीकी खराबी नहीं होगी।
दिल्ली के गाजीपुर फूलमंडी में खतरनाक आईईडी रखने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुजाहिदीन अंसार उल गजवत हिंद ने ली है। बकायदा उसने एक धमकी भरा लेटर भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किसी टेक्निकल खामी की वजह से आईडी नहीं फट सका, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं होगी। दिल्ली समेत देश भर में बम धमाके किए जाएंगे। इसके अलावा लेटर में पंजाब पुलिस और कश्मीर पुलिस को धमकी देते हुए आने वाले दिनों में देख लेने की धमकी भी दी गई है। आतंकी संगठन ने अपनी धमकी में कहा है कि उसने भारत के कई राज्यों में अपने बेस बना लिए हैं। उसका मकसद शरिया का राज स्थापित करना है। चिट्ठी में कश्मीर और पंजाब की पुलिस को भी धमकी दी गई है। मुजाहिदीन गजवात हिंद ने अपनी धमकी में कहा है कि कश्मीर पुलिस अगर सोचती है कि कुछ आतंकियों को पकड़कर उन्होंने सरप्राइज किया है तो ऐसा कुछ नहीं। धमकी की भाषा में एमजीएच ने कहा है कि कश्मीर पुलिस तुमने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। पंजाब पुलिस को धमकी देते हुए कहा है कि कुछ हथियार पकड़कर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। पंजाब पुलिस को अब खुद को बचाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। एमजीए के मुताबिक आतंकी संगठन ने उन पुलिस वालों, आर्मी के जवानों और कुछ कश्मीरी लोगों की लिस्ट बनाई है जिनका आतंकियों को पकड़वाने में हाथ रहा है। यानी ये सीधे सीधे टारगेट किलिंग की धमकी है। गौरतलब है कि कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले एमजीएच के 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया था कि एक आतंकी ने एनआईए, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की रैकी की थी। आज तक के पास दिल्ली में रैकी करने वाले एमजीएच के आतंकी की पूरी इंटरोगेशन रिपोर्ट मौजूद है जिसमें खुलासा किया गया है कि जामिया। सीधे आपको लिए चलते हैं, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। घृणा को लेकर है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कल आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है और तौकीर रजा खान के समर्थन के विषय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है। याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था, मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा।
हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। इट इज नॉट न्यू दैट द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स इन अलायंस विद सच पीपल हु शावर कांस्टेंट हेट्रेड अगेंस्ट द हिंदूज एंड द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। याद करिए, यही वो मौलाना तौकीर रजा खान है जिन्होंने सीएए के समय कहा था हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और भाषण में यह भी कहा था हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और ना केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। दिस इज नॉट न्यू इन कांग्रेस, आई सेड सो बिकॉज आप याद करिए केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात-ए इस्लामी, जो कि यूएपीए के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। याद करिए, चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे, तो एसडीपीआई, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया था। स्वाभाविक रूप से ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रेडिकल सिंडिकेट है, वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज एक्सपोज्ड है। द रेडिकल सिंडिकेट विच इज इन फैक्ट फर्दर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है, और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी, विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, यह हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना, और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। इसके साथ मैं आपको याद यह भी दिलाना चाहूंगा, सच इज द लेवल ऑफ हेट्रेड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे डोंट इवन स्पेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो घृणा की राजनीति है, आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो घृणा की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, उसमें इसका आलम इस कदर ऊपर जा चुका है कि कुछ पॉलिटिकल लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार का प्रयोग पंजाब में भी हुआ वो हमने देखा है। कल टीवी चैनलों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में नाना पटोले,
ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है, मुझे लगता है उसे दोहराना भी उचित नहीं होगा। वो कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को गाली भी दे सकता हूं, मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को गाली भी दे सकता हूं। आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में टूट हुई, वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। That was an experiment which was done at the behest of the top leaders of the Congress party. वरना ये सारे कांग्रेस के लोग एक ही जुबान बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को मार भी सकते हैं, मोदी को मार भी सकते हैं। एक बात आज कांग्रेस को सुनना ही पड़ेगा, 2014 से पहले आपने मोदी जी के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा किया, कभी उनको नीच कहा, कभी आपने कहा कि तू तो चाय वाला है, तू जाके हमारे अधिवेशन में चाय बेच, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान में जाकर आपने कहा कि मोदी को हटाना होगा, किंतु आपने जितना भी जहर उगला मोदी जी के खिलाफ, उतना ही अमृत हिंदुस्तान की जनता ने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बरसाया है। इसलिए आप इस मुगालता में ना रहें। प्लीज डोंट बी इन द कंफ्यूजन that if you abuse the Prime Minister of India, the PM post stands condemned. No, you're condemning yourselves. इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के प्रचलन से आप खुद का ही हानि कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। पवन भाई, पार्टी का विषय संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने की होड़ मची हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो।